हेलो बच्चों, शुरू करते हैं मेरे साथ हेलो अल्केन और हेलो अरीन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल से कैसे हम हेलो अल्केन बनाएंगे ना, इनको बनाने का प्रोसेस पढ़ेंगे और भी कई प्रिपरेशन के और भी कई जो मेथड हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे साथ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अभी जब यहाँ पे हम अगर 1 कार्बन को अटैच करेंगे तो ये 1 डिग्री होगा, 2 कार्बन को यहाँ अटैच कर देंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा और 3 को अटैच कर देंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। राइट, अब इसका जो रिएक्शन है वो एक हैलोजेनिक एसिड से कराया जा रहा है। हैलोजेनिक एसिड मतलब HF, HCl, HBr, HI इनसे कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्ट करके H2O फॉर्म करता है और साथ साथ यहाँ पर बनता है C। ये बॉन्ड ही है, यहाँ पे ये है नहीं कुछ, बॉन्ड बॉन्ड ऐसे X, यानी कि ये हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलाइड फॉर्म होता है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन आप उसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके वैसे ही एल्किल हैलाइड भी मिलता है। यहाँ पे हैलोजेनिक एसिड का दिया हुआ है कि उनकी रिएक्टिविटी का आर्डर क्या है, उनकी इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया हुआ है। तो देखो जो HF है, HF में क्या है कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, HCl में उससे ज़्यादा है, HBr में उससे ज़्यादा और HI में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ करती जाती है और इस वजह से वो ईज़िली क्या हो जाता है कि वो उनकी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती जाती है। इसलिए HF से ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव कौन सा हैलोजेनिक एसिड होगा, HCl होगा, HCl से ज़्यादा HBr और HBr से ज़्यादा HI होगा, से अधिक HI होगा। अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री है। उसमें से 1 डिग्री से अधिक रिएक्टिव कौन होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री लेस दैन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री लेस दैन 3 डिग्री। देख रहे हो आप, ये इंक्रीजिंग आर्डर दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो एल्किल ग्रुप है, ये आपका एल्काइल ग्रुप R जो देख रहे हो, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप क्या होते जाएंगे, ये इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज़ करता जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट के इंक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो यहाँ पे एक एल्किल है और इस एक एल्किल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे 2 एल्किल आए तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो जो C बॉन्ड OH का जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करने लगती है जैसे जैसे एल्किल ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो ऐसा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू हो रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो C बॉन्ड जो ये OH है ये वीक होती चली जाएगी और ये इसका इजली फिज़न, मतलब ये बॉन्ड इजली क्या हो जाएगी कि इसका फिज़न हो जाएगा, ये बॉन्ड इजली ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसा होता है प्लस आई इफेक्ट की वजह से। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे C पर जो है कुछ ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर इस OH को धक्का देने के लिए एक R आ रहा है और यहाँ पर धक्का देने के लिए 2 R आ रहा है, इसे पुश करने के लिए, इसे अलग करने के लिए, और यहाँ पर OH को अलग करने के लिए 3 R आ रहा है। तो ये जैसे जैसे R मतलब एल्किल ग्रुप इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा और जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा तो C बॉन्ड OH वीक हो जाएगी और ये इस बॉन्ड का फिज़न हो जाएगा। तो इनकी रिएक्टिविटी का ये आर्डर हो गया। अब जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम लोग HCl से इसका रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है और इसको हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं और इस तरह से हमें क्लोरो जो है वो एल्केन यहाँ पे मिलता है, क्लोरो एल्केन मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक मिक्सचर यूज़ करा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl का। इस मिक्सचर को हम लोग ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेट HCl इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट, जिसे आप ल्यूकस रिएजेंट बोलते हो। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस, और जिस प्रोसेस से हमने इसको बनाया है हमारा ग्रुप प्रोसेस है। तो ये मिक्सचर कहलाता है आपका ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा क्या फंक्शन है इस ल्यूकस रिएजेंट में, इस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या यूज़ है, इसे हम लोग समझते हैं। दरअसल जो हमारा जो जिंक क्लोराइड है वो एक लुईस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के लिए क्या है कि इसे भूख है इलेक्ट्रॉनों की, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास दिख रहा है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो इसको मिल जाता है यहाँ से
और इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। तो आप देख रहे हो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये आपने देखा कि ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो कार्ब जो आपको RCH2 यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड है, अब इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगी तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से होगा क्या, आपका एक कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, राइट। तो यहाँ पे देखो एक इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल हो गया, राइट। तो ये बन गया आपका ZnCl2OH, ये OH ऑलरेडी यहाँ पे था। तो अब ये क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये भी न्यूट्रल हुआ और बना लिया ZnCl2OH, और जिंक पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया। अब आपने यहाँ पे HCl का यूज़ कर रखा था, तो उस HCl का जो H+ होगा और जो Cl- होगा, तो Cl- जो है वो इसके साथ अटैक करेगा इस पर, और ये क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोएल्केन फॉर्म कर लेगा। और ये जो ये H+ है वो H से रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लेगा, ZnCl2 फिर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हुआ था, फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर ZnCl2 का बेसिकली यूज़ ये है कि देखो जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में एक एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम है, और 2 डिग्री में 2 एल्किल है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट और इंक्रीज करता जा रहा है, इसमें और ज़्यादा है। तो यहाँ पर कम होने की वजह से ये जो C बॉन्ड OH है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इजीली ब्रेक नहीं हो रही। तो ये इजीली ब्रेक हो जाए इसीलिए हमने जिंक क्लोराइड का यूज़ किया। अब जिंक क्लोराइड क्या करता है कि जा कर के इससे रिएक्ट करा इसने, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसने इसके साथ बॉन्डिंग करी, बॉन्डिंग करने की वजह से C बॉन्ड क्या हो गई, वीक हो गई। अब इसीलिए देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रही है, और ये क्या फॉर्म कर ले रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म कर ले रहा है। तो ये जो RCH2 है वो इजीली फॉर्म हो जाए, इसलिए हमने जिंक क्लोराइड का यूज़ किया। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिंक क्लोराइड जब यहाँ अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इससे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोलुइस एसिड है। तो इसकी वजह से जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो C बॉन्ड वीक हो जाएगी, और यहाँ से बॉन्ड का फिजन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सके इसलिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड का यूज़ किया गया है। आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे बात की गई इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन की, तो देखो जहाँ पर भी इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है वो SN फर्स्ट रिएक्शन होती है। तो ये एक SN फर्स्ट रिएक्शन होती है, इस बात को समझते हैं, ध्यान देना। ये एक SN फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। एक SN फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सबस्टेट के कंसंट्रेशन के। वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ सबस्टेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है, और इसका आप KOH से रिएक्ट कराते हो, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म देखो तो आपका है यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है वो 3 डिग्री हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है, और ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आप जानते हो कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है स्लो होती है, उसमें जो है पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बॉन्ड अब ब्रेक हो रही है। अब ये इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, और इस हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ। तो ये देखिए इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ, और ये जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है वो लास्ट स्टेप में यहाँ पे देख रहे हो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो H- के साथ, तो वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा और ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये आयनिक रिएक्शन है, और आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है। तो और आपने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पर। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें केवल कौन टेक पार्ट कर रहा है, केवल सबस्टेट टेक पार्ट कर रहा है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए इसी वजह से ये SN फर्स्ट रिएक्शन है। तो SN फर्स्ट रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, और इस वजह से हम इस बोलेंगे कि जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक SN फर्स्ट रिएक्शन है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं 2 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 डिग्री में सेम ऐसे रिएक्शन होगी, SN रिएक्ट करेगा, H2O फॉर्म करेगा और हमें क्लोरोएल्केन मिल जाएगा, राइट।
यहाँ एक चीज़, ये 3 डिग्री के केस में हम अगर चाहें तो जिंक क्लोराइड का यूज़ ना करें तब पर भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा सी बॉन्ड उतनी कमज़ोर हो जाएगी, इजीली ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो जिंक क्लोराइड का हमने ऊपर जैसे आपको बताया कि यूज़ ही इसलिए किया है कि ताकि सी बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सके, तो यहाँ ऑलरेडी जो है वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ब्रेक ही हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम जिंक क्लोराइड का यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ये रिएक्शन हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि अब हमने जैसे वहाँ पे बताया कि लूकस टेस्ट, लूकस रीजेंट के बारे में बात करी, तो अब हम यहीं पर इसी समय लूकस रीजेंट टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। और इस टेस्ट से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि सपोज़ करो ये हमारे पास 3 बीकर्स हैं और एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री हमारे पास जो है वो अल्कोहल है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl, सब में बारी बारी से मिलाते हैं। तो हम देखते क्या है, अच्छा एक चीज़ और, जब हम यहाँ पे इसको अल्कोहल को HCl से रिएक्ट कराते हैं, जब क्लोरोअल्कोन फॉर्म होता है ना, तो वो क्या होता है कि जो सोल्यूशन है ना धुंधला हो जाता है, उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, तो वो क्लाउडनेस जैसा आ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि इसी से पता चलता है कि रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। अगर वो आपका सोल्यूशन धुंधला हो गया, उसमें टर्बिडिटी दिख गई, तो इसका मतलब ये है कि वो धुंधला हो गया, मतलब रिएक्शन हो गई। तो हम पाते क्या है कि जैसे जब हम इस 1 डिग्री वाले में मिलाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ धुंधला उंधला नहीं होता, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जो आपका जो 2 डिग्री होता है वहाँ पे लगभग 5 मिनट के बाद, विदिन 5 मिनट वो धुंधला हो जाता है, टर्बिडिटी शो कर देता है। और 3 डिग्री में जैसे ही मिलाते हैं तुरंत आ जाता है, तुरंत ही धुंधला हो जाता है। तो अब देखो इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। कि जो प्राइमरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो क्या बोलते हैं कि ल्यूकस रीजेंट के साथ 5 मिनट में ही रिएक्शन कर लेता है, लगभग 5 मिनट के बाद उसमें रिएक्शन हो जाती है। और जो हमारा जो 3 डिग्री होता है वो तुरंत ही रिएक्ट करता है, इमीडिएटली तुरंत ही रिएक्ट करता है वो, और वो सोल्यूशन जो होता है उसमें धुंधलापन आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड इजीली गिव ल्यूकस टेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो इजीली ल्यूकस टेस्ट को देगा। तो देखो अभी आपने देखा कि जो 3 डिग्री होगा वो ऐसा करता है। अब इसमें पहचानते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सी बॉन्ड OH है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री है, राइट। यहाँ पे जो सी बॉन्ड OH है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा 2 डिग्री है। और ये जो कार्बन है ये OH लगा है ना, C से OH लगा, ये C से OH लगा हुआ है, तो ये जिस C से OH लगा हुआ है वो तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब देखो ये जिस कार्बन से OH अटैच है, सी बॉन्ड OH, वो जो है 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री होगा। तो इसमें से जो है वो ये 3 डिग्री जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा, वो इजीली जो है ल्यूकस टेस्ट को दे देगा। आ रहा है समझ में। अब बात करते हैं ब्रोमो एल्केन्स और एल्किल ब्रोमाइड की, ध्यान दीजिएगा। देखो जो ब्रोमो एल्केन्स हैं, अभी तो हम लोगों ने क्लोरो एल्केन्स फॉर्म करे, अब हम लोग आते हैं ब्रोमो एल्केन्स पर और आयोडो एल्केन्स पर, राइट, जिनको हम एल्किल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि अगर हमको यहाँ पर ब्रोमो एल्केन फॉर्म करना है तो अल्कोहल को हम HBr के साथ, लगभग 48% कंसनट्रेटेड HBr के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पर रिफ्लक्सिंग करते हैं। क्या होता है रिफ्लक्सिंग? रिफ्लक्सिंग में होता क्या है कि एक मतलब कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, ये देख रहे हो आप, ये एक आपका फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आप जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं लाइक अल्कोहल, HBr, इन सबको आप रखते हो, और उसके बाद उसमें एक कंडेंसर आप ऐसे लगा देते हो जैसा कि आप देख रहे हो, और उसके बाद आप इसको हीट प्रोवाइड कराते हो, रिएक्शन होती है और वेपर फॉर्म होती है। तो वेपर ऐसे ऊपर जाती है और फिर कंडेंस होकर वापस लौट आती है। इस प्रोसेस को रिफ्लक्सिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड इन ए फ्लास्क विद ए कंडेंसर सो दैट द वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग। इसी को रिफ्लक्सिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको जब ब्रोमो एल्केन फॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को 48% कंसनट्रेट HBr के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिफ्लक्सिंग करते हैं, और ऐसा करने पर हमें ब्रोमो एल्केन मिल जाता है। अब ये रिफ्लक्सिंग हम NaBr और H2SO4 के मिक्सचर के साथ भी कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर NaBr लेते हैं, H2SO4 लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं और इसको यहाँ पर इस फ्लास्क में रखा जाता है, कंडेंसर को सही फिट किया जाता है और फिर जो है इसको हीट प्रोवाइड करी जाती है। तो NaBr H2SO4 से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HBr। अब ये HBr इमीडिएट मतलब तुरंत ही बनता है और तुरंत ही कंज्यूम हो जाता है, तुरंत ही जब वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेता है। तो जैसे ही HBr बनता है वो तुरंत ही कंज्यूम हो जाता है और अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, ब्रोमो एल्केन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम जो है वो रिफ्लक्सिंग के थ्रू जो है वो ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे हमने 1 डिग्री के लिए तो H2SO4 का यूज़ करा है यहाँ पे, बट इन केस 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं कि वहाँ पे हम H2SO4 का यूज़ करें। क्या दिक्कत आती है इस बात को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा H2SO4 है, अगर हम H2SO4 का यूज़ कर लेंगे तो जो H2SO4 होगा वो ब्रेक हो जाता है H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये जो H प्लस है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है। अब इसको अपनी भूख शांत करनी, वो कहाँ से शांत होगी, ऑक्सीजन से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इस तरीके से अब ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव, तो चलो ये तो न्यूट्रल हो गया, H अटैच हो गया यहाँ करके और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरह एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हो गया। प्रोटोनेटेड क्योंकि H प्लस ऐड हुआ ना तो इसे H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, तो एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हो गया। अभी जब प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म हो गया तो C बॉन्ड वीक हो गई, क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा। और कार्बोनियम आयन की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटॉन को रिलीज़ करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब होता क्या है, एक लास्ट स्टेप में यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था HSO4 माइनस वो आएगा और ये हमारा कार्बोनियम, उस कार्बोनियम के एक CH3 को मैंने इस तरह लिखा हुआ है H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, राइट, ये CH पे प्लस है ही, ऑलरेडी CH3 ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ से प्रोटॉन H प्लस अलग होता है और HSO4 माइनस के साथ मिलकर क्या फॉर्म करता है, H2SO4 फॉर्म कर लेता है, राइट। तो H और H2SO4 फॉर्म कर लेते हैं और ये जो बॉन्ड, ये जो इसका एक वैलेंसी जो वैकेंट ये बचती है, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आते हैं, ये वाले H वाले, क्योंकि H यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकल गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड। तो इस तरह प्रोपीन बन जाता है। ये रीज़न है कि हम जब रिफ्लक्सिंग करते हैं तो 1 डिग्री के साथ तो हम H2SO4 का यूज़ करते हैं, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री केस में नहीं करते हैं, नहीं तो ऐसे ही प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा और फिर उसके बाद कार्बोनियम फॉर्म होगा, कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा और लास्ट टाइम किस में बदल जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में आपके पीछे। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आयोडो एल्केन और एल्किल आयोडाइड की। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ क्या होने वाला है, सुनिएगा। चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे भी हम सेम वैसे जैसे वहाँ पे हमने करा था वैसे यहाँ पर भी हम आयोडो एल्केन फॉर्म करना चाहते हैं और आयोडो एल्केन फॉर्म करने के लिए रिफ्लक्सिंग करते हैं और इसके लिए जो एल्कोहल होता है, सुटेबल एल्कोहल को HI के साथ 57% कंसनट्रेट HI के साथ हम रिफ्लक्सिंग करते हैं और इस तरह हमें यहाँ पे मिलता है एल्किल आयोडाइड, आयोडो एल्केन मिल जाता है, राइट। एक दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और एल्कोहल, इन तीनों को मिलाकर के रिफ्लक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम KI को H3PO4 के साथ, इन तीनों के साथ जब मिलाकर रिफ्लक्सिंग करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, KI H3PO से रिएक्ट करता है और बनाता है आपका HI बनाता है और पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट फॉर्म करता है। अब ये जो HI होता है वो R से H2O से रिएक्ट करता है, H2O फॉर्म होता है और आयोडो एल्केन फॉर्म हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे हमने H2SO4 का यूज़ नहीं किया, जबकि हमने पिछले वाले मेथड में HBr के साथ H2SO4 का यूज़ करा था। यहाँ नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है और वो इजीली क्या करेगा कि HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखो H2SO4 जो है वो डिकम्पोज होकर क्या फॉर्म करता है, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन HI को देखिए क्या करता है कि ऑक्सीडाइज करके उसे कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पर H2SO4 का यूज़ नहीं करते, नहीं तो पिछले वाले प्रोसेस में आपने देखा था कि हमने NaBr के साथ H2SO4 का यूज़ करा था, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण इसको ईजिली क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है HI को आयोडीन में, क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहता है कि
अब हम फास्फोरस के हैलाइड से जो है वो फॉर्म करेंगे हैलोएल्केन को। तो बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, तो यहाँ पर एल्कोहल को हम रिएक्ट कराते हैं PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं, फास्फोरिल यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है, HCl बनता है और साथ में बनता है क्लोरोएल्केन, राइट। इसका जो मैकेनिज़्म है वो ध्यान दीजिएगा। इस मैकेनिज़्म में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ फास्फोरस है और इस फास्फोरस के पास यहाँ पे देख रहे हो पेंटावैलेंट, मतलब वो 5 क्लोरीन एटम जो है उससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। और ये सारे क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन के प्यासे हैं और इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। सब फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इस वजह से फास्फोरस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पार्सली पॉजिटिव होगा। अब जब ये पार्सली पॉजिटिव होगा तो ये इसको देगा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन जैसे ये इससे अपना रिश्ता बनाएगा, इसका क्लोरीन नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है तुम अगर उससे दोस्ती कर रहे हो तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। और इस तरीके से यहाँ से क्लोरीन अलग हो जाएगा और अलग होकर के क्या फॉर्म कर लेगा, Cl- फॉर्म कर लेगा बच्चा लोग। और जब ये Cl- फॉर्म कर लेगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है कि यहाँ से Cl- फॉर्म हो गया। इत्मीनान से आराम से चीज़ों को समझते हैं। तो ये अब R और इसके बीच में क्या हो गई, बॉन्ड बन गई, क्योंकि O ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब देखो O और P के बीच में यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो गई। तो और ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से क्या हो चुका है कि अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इस तरीके से जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहाँ से, तो यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या फॉर्म करेगा, H+ फॉर्म करेगा। और ये जो H+ जो यहाँ पर बनेगा, आपने देखा पहले स्टेप में Cl- बना था, ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, HCl। इस तरह HCl निकल जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन पर जो चार्ज था वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन था इसके पास 2 लोन पेयर थे, उसमें से एक ही लोन पेयर इसने दे रखा था, अभी भी इसका एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये दूसरा लोन पेयर ये फास्फोरस को देगा। तो जब ये फिर फास्फोरस की तरफ को लोन पेयर का देगा तो फिर एक क्लोरीन जो है इससे गुस्सा करके अलग हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखो एक क्लोरीन यहाँ से अलग होगा, क्या बनाएगा, Cl- फॉर्म करके अलग हो जाएगा। इसकी वजह से फिर से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा कि R बॉन्ड वीक हो जाएगी, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगी और इस तरीके से R+, देखो ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो रही है ना। और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकला था, Cl-। तो वो Cl- देखेगा कि ये तो बॉन्ड अब वीक हो गई, अब यहाँ से R अलग हो सकता है, तो वो Cl- इस पर पीछे से अटैक करेगा, आगे से अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो आगे से अटैक करेगा तो आगे बहुत सारे Cl हैं, Cl का एक पूरा बल्कि Cl है और ये क्या करेगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको रिपेल करेगा। तो अभी क्या करेगा कि ये Cl इस पर बैक से अटैक करेगा और बैक से अटैक करेगा और यहाँ से जो R+ यहाँ से निकलेगा वो R+ Cl- के साथ मिलकर RCl बना लेगा। अब यहाँ पर समझना है कि ये फ्रंट से अटैक नहीं कर रहा है, ये बैक से अटैक कर रहा है और जहाँ पे बैक से अटैक करता है वो आपका SN2 रिएक्शन होता है, राइट। और ये SN2 रिएक्शन होता है, समझाते हैं सारी चीज़ों को। और यहाँ पे देखो SNI रिएक्शन लिखा है। क्यों SNI रिएक्शन लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल में खुद से ही मतलब किससे बन रहा है। कह रहा है कि इफ़ द न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड इंटरनली ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ इट इज़ नोन एज SNI रिएक्शन। मतलब एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो इसमें हो क्या रहा है कि SNI रिएक्शन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो आपका Cl- है, जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो मॉलिक्यूल से अंदर ही अंदर यहाँ पे बन रहा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया ना। अदर में क्या होता था, जैसे मैंने NaOH ऐसा यूज़ करते थे तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता था बाहर से, यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर से निकला, इसलिए इसको बोलते हैं SNI रिएक्शन। देखो डेफिनेशन क्या है कि इफ़ द न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड इंटरनली, if the nucleophile is generated internally during the reaction itself it is known as SNI reaction। इसी को आप बोलते हो SNI रिएक्शन बोलते हो। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है बच्चा लोग कि होता क्या है कि जब आपका SN2 रिएक्शन होता है तो SN2 रिएक्शन में जब वो बैक से अटैक करता है तो बैक से अटैक करने पर होता क्या है कि जैसे जैसे ये पास आता जाता है वैसे ये चीज़ देखो ये प्लेन में आती जाती है पहले, और फिर जैसे ही Cl इससे अलग होता है तो ये फिर जैसे तेज़ हवा में छाता नहीं पलट जाता उसी तरीके से ये पलट जाता है। तो आप देख रहे हो कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो जाता है ना, उसका जो ओरिएंटेशन उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो उसका इन्वर्जन हो जाता है, एकदम छाते की तरह पलट जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये SN2 रिएक्शन है, इसमें भी बैक से अटैक कर रहा है। तो इस वजह से
इसको यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे इन्वर्जन होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं PCl3 से रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम यहाँ पे PCl3 से रिएक्ट कराएंगे तो PCl3 से रिएक्ट कराने पर क्या फॉर्म हो रहा है, 3R और 3Cl मिलकर 3R बॉन्ड Cl फॉर्म कर रहे हैं और 3OH फॉर्म करेगा H3PO3, राइट। इसी तरीके से अब बात करते हैं ब्रोमो एल्केन्स और आयोडो एल्केन्स के। तो यहाँ पे आप लोगों ने बच्चा लोगों आपने देखा कि हमने रिएक्शन कराई PCl5 से कराई थी, राइट, और PCl3 से कराई थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम वो रिएक्शन अब PBr5 PI5 से नहीं करा सकते क्योंकि ये एडजस्ट ही नहीं करते हैं ना, क्योंकि जो फास्फोरस होता है ना उससे ये वो 5,5 ब्रोमीन को एकोमोडेट ही नहीं कर पाता, 5,5 आयोडीन को एकोमोडेट ही नहीं कर पाता है। और ये रीज़न है कि वो PBr5 PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, पाया नहीं जाता है। PBr3 और PI3 की भी बात करें तो वो भी बहुत जो है वो स्टेबल नहीं है, आर नॉट वेरी स्टेबल। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारा अल्कोहल होता है उसको हम रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं। तो होता क्या है कि रेड फास्फोरस ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड फॉर्म करते हैं और ये जैसे ही बनता है रिएक्शन में तुरंत ही कंज्यूम भी हो जाता है। तो ये RaOH से रिएक्ट कर लेता है और इस तरीके से RBr फॉर्म कर लेता है, तो ब्रोमो एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो फास्फोरस होता है वो आयोडीन से, फास्फोरस लेते हैं, आयोडीन लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं, तीनों को एक साथ मिला करके हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो फास्फोरस होता है वो आयोडीन से रिएक्ट करके PI3 बनाता है, PI3 फॉर्म करता है और PI3 वो ROH से रिएक्ट करके आयोडो एल्केन फॉर्म कर लेता है। तो वो बनता भी है, तुरंत ही कंज्यूम भी हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे फास्फोरस का क्या है, ऐसा समझो कि जैसे कोई मेज है, अब उस मेज पे 3 ही लोग बैठ सकते हैं, या जैसे कार की पिछली सीट पे 3 ही लोग बैठ सकते हैं और 5 लोगों को बैठाना चाहो तो कहाँ पे बैठ पाएगा, कोई इधर उधर ही तो गिरेगा। तो बस वैसे ही यहाँ पे है कि ब्रोमीन को रिपेल करते रहते हैं और वो 3 से मतलब कि अब इन 5 ब्रोमीन को जो है अकोमोडेट करना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो PBr5 और PI5 नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है डार्जन रिएक्शन, खतरनाक नाम है, लगता तो बड़ा ही खतरनाक है, डार्जन है, कुछ डेंजर जैसा लग रहा है। अब इस डार्जन रिएक्शन लेकिन एक एक्सलेंट मेथड है अल्कोहल हैलोएल्केन फॉर्म करने का। क्यों एक एक्सलेंट मेथड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को थाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है और इस रिएक्शन में आप देखो कि SO2 फॉर्म हो रही है, HCl फॉर्म हो रहा है और RCl यानी कि आपका क्लोरोएल्केन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमें प्योर एल्केन मिल जाती है। क्यों प्योर एल्केन मिल जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और जो हमारे जो बाई प्रोडक्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये गैसेस स्टेट में होते हैं और ये एस्केप कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्योर एल्केन मिल जाती है। आ रहा होगा समझ में? इसलिए इसे एक्सटेंड मेथड बोला जाता है। अब अगर इसकी मैकेनिज़्म को समझें तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा SOCl2 और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O है। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक करती, अब देखो ये CS से ClO जुड़ा हुआ है, तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और वो सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच रहे हैं। तो इस वजह से सल्फ़र क्या है, पार्शली पॉजिटिव हो चुका है। अब इसको यहाँ से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्लोरीन गुस्सा जाएगा, कहेगा ठीक है पुराना एक नया रिश्ता बना रहे हो तो मैं रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। तो इस वजह से जब ये नया रिश्ता फॉर्म करेगा तो क्लोरीन अपना रिश्ता ख़त्म कर लेगा यहाँ से। आ रहा है समझ में? और ये बॉन्ड ब्रेक हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। और अब ये क्या हुआ कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इनके बीच में एक रिश्ता भी बन गया, एक बॉन्ड भी बन गया इनके बीच में। और इधर क्लोरीन गुस्सा करके अब ये भी अलग होने वाला है, राइट। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब ये क्लोरीन अलग होगा, Cl- के फॉर्म में अलग होगा, तो यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ऑक्सीजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा और यहाँ से H+ निकलेगा, छोटू निकलेगा, H+ निकलेगा। और जैसे यहाँ से छोटू H+ निकलेगा, Cl- उसको दबोच लेगा यहाँ पर और उसको दबोच कर क्या बना देगा, HCl बना देगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रही है, Cl- निकल रहा है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के Cl- निकलेगा तो ये बॉन्ड फिर स्टेबल हो जाएगी, मतलब यहाँ फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अभी आप इसको मत देखो, इन एरो को मत देखो। तो हो क्या रहा है कि जब यहाँ से Cl- निकला और ये छोटू को दबोचा और क्या बनाया, HCl फॉर्म किया, तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के H का तो इधर चली जा चुकी, ये ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुका है ऑक्सीजन, क्लियर। और प्लस यहाँ पे एक डबल बॉन्ड स्टेबल बन जाएगी, फिर से वो डबल बॉन्ड बन जाएगी। अब इसका फिर से रीअरेंजमेंट होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएगा। तो जब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ रहा है समझ में?
अब ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ नया बॉन्ड बन चुका है, और जैसे यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा फिर क्लोरीन गुस्सा करके जो दूसरा वाला है वो भागना शुरू कर देगा। तो यहीं पे ध्यान समझना, अब जैसे ये क्लोरीन Cl- अलग होगा यहाँ से, तुरंत यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। और बात को समझना, अब यहीं पे ध्यान से समझना है, यहाँ से क्या निकल रहा है, Cl- निकल रहा है, और ये Cl- निकलेगा, और इधर ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आ रहा है ना समझ में? देखो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ऑक्सीजन अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और आर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर देखो R+ फॉर्म हो रहा है, इधर Cl- फॉर्म हो रहा है। तो ये फ्रंट से अटैक करेगा और अटैक करके रिटेंशन, मतलब रिटेंशन का मतलब ये है कि भाई जैसे आर पहले की क्या था कि आर बॉन्ड OH था ना, तो जिस साइड OH था उसी साइड फिर Cl भी आ गया ना, तो रिटेन कर लिया आपने ना, उसका जो ओरिएंटेशन था उसको उसने रिटेन किया, वो जैसे था एज इट इज़ वैसे ही बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर रिटेंशन हो रहा है। बात समझना, क्योंकि जब वो बैक से अटैक करता है तब इन्वर्जन होता है, अब ये फ्रंट से अटैक कर रहा है, जब भी फ्रंट से अटैक करता है तो वहाँ पे रिटेंशन होता है। तो यहाँ पे R+ फॉर्म हुआ और यहाँ पे बनेगा Cl- और ये इस पर अटैक करेगा, RCl बना लेगा। और अब यहाँ से जैसे ही Cl होगा फिर से यहाँ क्या स्टेबलाइज हो जाएगी, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल होगा और ये SO2 बनाएगा, SO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की। तो बाई हैलोजन एक्सचेंज ये कैसे होगा, तो यहाँ पे है फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात की जा रही है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली आयोडोएल्केन फॉर्म करते हैं। तो आयोडोएल्केन फॉर्म करने के लिए हम जो भी हमारा क्लोरो एल्केन होता है या ब्रोमो एल्केन होता है उसको हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ऐसा रिएक्शन कराने पर होता क्या है कि ये फॉर्म करता है R बॉन्ड I, और ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि R बॉन्ड Cl NaI NaCl और साथ में R बॉन्ड I बना, और एसीटोन के प्रेजेंस में फिर यहाँ भी देख रहे हो NaBr बना और R बॉन्ड I बना। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई R बॉन्ड Cl और R बॉन्ड Br तो ज़्यादा स्टेबल है ना, वो बॉन्ड तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, जबकि R बॉन्ड I तो जो है वो कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके रिलेटेड, क्योंकि वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो ये कैसे R बॉन्ड I कैसे फॉर्म हो जा रहा है ना, ये फिजिबल कैसे है रिएक्शन, ये सवाल आता है। तो देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ जो NaCl और NaBr बन रहा है, उस NaCl NaBr जो है वो लेस सल्यूबल है, लेकिन NaI उसके रिलेटिवली एसीटोन में ज़्यादा सल्यूबल हो जा रहा है। क्यों ऐसा है? आपने जब फजान का रूल पढ़ा था तो फजान के रूल में आपने पढ़ा था कि कोई भी एनायन है, एनायन का साइज़ जितना जो है वो बिगर होता चला जाएगा, कैटायन उसको उतनी इजीली जो है वो पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये Na देखो ये सोडियम है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सब में कैटायन सोडियम ही है, लेकिन सबसे जो इसमें से जो बिगर एनायन है वो क्या है, I- है। तो I- को वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज करेगा, और इस पोलराइज करने की वजह से उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा, और यही रीज़न है कि जो NaI होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा किसमें, एसीटोन में। और जो हमारा जो एसीटोन है वो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये एसीटोन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो एक तरीके से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन। तो ये पार्सली निगेटिव है, पार्सली पॉजिटिव हो गया, तो इस वजह से तो ये चलो पोलर हो गया। एप्रोटिक सॉल्वेंट ये दरअसल प्रोटॉन नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि यहाँ कार्बन से अटैच है, यहाँ कहीं से भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले करके कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे नहीं अटैच है हाइड्रोजन से डायरेक्टली कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले ले और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर जाए। तो ये प्रोटॉन नहीं फॉर्म करा, इसलिए ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और जितने इस तरह के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। और SN2 रिएक्शन में मैंने आपको भी बताया था कि उसमें बैक अटैक होता है और हमेशा इन्वर्जन फिर होता है, जहाँ भी बैक अटैक होगा वहाँ इन्वर्जन होगा। या आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। अब सवाल उठता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। दरअसल बच्चा लोग इसलिए करते हैं कि अब देखो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्सली निगेटिव है और ये क्या है, पार्सली पॉजिटिव है। क्लियर? और ये जो मेथिल है, जो यहाँ पे देख रहे हो एल्किल जो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो एल्किल ग्रुप का जो क्लाउड होता है, जो जंगल होता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को छिपा लेता है। तो अब इसमें बचता क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पार्सली ऐसे ये जो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है कि जो NaI है उसका जो I- है, यानी न्यूक्लियोफाइल कौन है, I-, तो वो जो I- होगा उसको ये रिपेल करेगा। तो जब उसको रिपेल करेगा तो वो क्या होगा कि अब उस एसीटोन के सॉल्वेंट में डिज़ाल्व नहीं होगा
ना। देखो ये कह रहा है कि NaCl and NaBr बीइंग लेस सॉल्युबल देन NaI। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो NaI सॉरी उल्टा बोल गया मैं। अब यहाँ पे NaI क्या हो रहा है कि ये जो है ये क्या कहते हैं कि जो NaI होगा तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल I- होगा वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब ये उसको उसको रिपेल करेगा तो ये जो I- यहाँ पर रहेगा वही माइनस अब सबस्ट्रेट पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब वो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा ना, आयोडाइल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो नॉन सोल्यूबल है तो इनको हम जो है वो कम सोल्यूबल है तो इनको हम बाहर निकालते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो वो क्योंकि NaCl NaBr जो है आप अगर रिमूव करते जा रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाती और हमें एल्किल आयोडाइड मिल जाता है, राइट। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि अगर एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो उस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है, आप में देख रहे हो कि जैसे एसीटोन के केस में क्या देख रहे हो, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन एल्किल ग्रुप्स के जंगल में छिप जाता है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज ये रहता है और नेगेटिव चार्ज NaI के I- को रिपेल करता रहता है। तो जब I- को रिपेल करता रहेगा तो I- सोल्यूशन में रहेगा। अब वो जो I- होगा वो अब सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, राइट। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि ये फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। अब जब ये I- रहेगा तो अब I-ClBr पर फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकता है, तो ये कहाँ से बैक से अटैक करेगा। बैक से अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी और वहाँ पे इन्वर्जन होगा। एग्जाम्पल एक समझते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये बेस पर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो और आपने इसको NaI से रिएक्ट कराया। अभी डैश पर आयोडीन, डैश पर क्या आया, आयोडीन आया। क्यों आया, क्योंकि इन्वर्जन हो गया, राइट। यहाँ पे जब ये बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा और जब इन्वर्जन होगा तो अब क्या होगा कि जो पहले बेस पे था वो कहाँ दिखाई, कहाँ शो किया जाएगा, डैश पर। बेस क्या है, बेस है एबव द पेपर। ये जो पेपर देख रहे हो इस यानी इस एबव द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर यानी इस पेपर के ऊपर है। और डैश कहाँ है, बिलो द पेपर है, वो अंदर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब इन्वर्जन होता है तो दूसरे के अपोजिट होता है इन्वर्जन में। तो अब ये जो बेस पर था वो कहाँ चला गया, डैश पर। तो इस तरह से रिएक्शन दे करके एग्ज़ाम में आपके जो इंजीनियरिंग और इनके एग्ज़ाम उनमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक और देख रहे हो, यहाँ पे मैं NaI से इसको रिएक्ट करा रहा हूँ और इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे Br है और ये Cl है, NaI रिएक्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर I जो है वो Cl को क्यों रिप्लेस किया, क्यों Br को रिप्लेस नहीं किया। समझाते हैं आपको। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ Br वाला ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और लेकिन ये जो कार्बन है यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, राइट। ध्यान दो ना, ये वाला जो कार्बन है इस पर देखो 1 2 3 और ये देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसमें से एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा तो sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो, यहाँ जो कार्बन है उस कार्बन पर 2 H ऐसे लगे हुए हैं, 2 H भी हैं ऐसे, तो 2 H है और ये 2 बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और आप जानते हो कि sp3 और क्या कहते हैं कि जो है sp2 में तो जो परसेंट होता है, क्या कहते हैं कि यस का और पी का, आप समझिए ऐसे कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें अगर हम देखें तो यस का जो परसेंट होता है वो 33% और जो पी का होता है वो होता है 66% होता है, राइट। तो अब इसी तरीके से अगर आप sp3 में देखो तो यहाँ पे यस कितना होता है, 25% होता है और पी कितना होता है, 75% होता है ना भाई। देखो यहाँ पर 2 पार्ट है तो कुल मिला के 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में अगर 100 को लेकर चलें तो ये 33 है, जो 66 है, ये 25 है, तो ये आपका 75% है। और ये चीज़ जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपसे बताने के लिए वो चीज़ आप ये भी समझ लो कि यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये ब्रोमीन लगा हुआ। तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा हो गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, राइट। लेकिन ये जो कंडीशन यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे आपका जो है वो Cl लगा हुआ है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो बच्चा लोग कि जहाँ पर sp2 होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि यहाँ पर p जो है वो 66% है और यहाँ p 75, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। तो sp3 जहाँ होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन होगी इससे sp2 के रिलेटिवली। तो इस वजह से क्या होगा कि बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगी और ये ब्रेक कर जाएगी, यहाँ आयोडीन जा करके अटैच हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वार्ट्ज़ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा स्वार्ट्ज़ रिएक्शन में क्या होने वाला है
ये यहाँ पे हम कुछ ये जो है स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो बेसिकली फ्लोरोएल्केन फॉर्म करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से होता क्या है कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है अगर हम उसका हैलोजिनेशन करते हैं। जब हम लोग हैलोजिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज़ करते हैं, लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, इस्बिटियम फ्लोराइड, इनका यूज़ करते हैं। तो अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे मेथिल क्लोराइड को AgF से रिएक्ट कराया गया, AgCl फॉर्म हुआ और यहाँ पे फ्लोरोमेथेन फॉर्म हो गया, राइट। अब AgCl क्या है, AgCl का हमारा वाइट PPT फॉर्म होगा। अब इस PPT को बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, में फ्लोरोमेथेन मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हमारा जो क्या कहते हैं कि एल्केन हेलो एल्केन है, उसमें अगर वो यहाँ 2 जो है वो क्लोरीन है तो उसको भी हम यहाँ इसी तरीके से फ्लोरीन से रिप्लेस करा के जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बनाया गया 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन था, हमने 2,2 डाई फ्लोरोप्रोपेन यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट आता है बच्चा लोग हर्ट्ज़-डिकर रिएक्शन है। अब देखो हर्ट्ज़-डिकर रिएक्शन है क्या है इसमें हम एक सिल्वर का जो है वो साल्ट लेते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। व्हेन ए सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन इट फॉर्म ब्रोमोएल्केन। तो यहाँ से हम ब्रोमोएल्केन फॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ से क्लोरोएल्केन भी इसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यील्ड कम आएगी, कम हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Ag और Br मिलकर क्या फॉर्म करेगा, AgBr फॉर्म करेगा, और CO से क्या फॉर्म होगा, CO2, और ये बना लेगा हमारा CH3CH2Br। ठीक बच्चा लोग। अब इसकी जो मैकेनिज़्म है वो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न होगा, और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न से Br फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। Br फ्री रेडिकल जो होगा वो जो हमारा सबस्ट्रेट है RCOOAg उस पर अटैक करेगा, और यहाँ देखो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न हो रहा है, एक Ag के पास जा रहा है, एक O के पास जा रहा है। अब ये Ag इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और क्या फॉर्म करेगा, AgBr, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, और AgBr फॉर्म बना लेगा। अब इसके पास एक देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। अब इस फ्री रेडिकल में R बॉन्ड C का जो है यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न होगा, और देखो अब क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तो R के पास जा रहा है और ये R फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से देखो यहाँ पर O के पास जा रहा है, और यहाँ क्या फॉर्म कर लेगा, डबल बॉन्ड। कैसे, अब देखो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका, इस कार्बन का है, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक हुई थी एक R के पास गया, एक C के पास आया, तो जो C वाला था O वाला जो फ्री ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयरिंग करेगा और यहाँ पे बना लेगा CO2। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और ये हमारा R फ्री रेडिकल बनेगा। अभी जो R फ्री रेडिकल है यहाँ पे Br फ्री रेडिकल बना था, कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, RBr बना लेगा। तो देखो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्लियर। तो इस प्रोसेस में हम ब्रोमो एल्केन फॉर्म कर सकते हैं, क्लोरो एल्केन फॉर्म कर सकते हैं, बट आयोडो एल्केन नहीं फॉर्म कर सकते हैं। क्यों नहीं फॉर्म कर सकते, यहाँ देखिएगा। अगर हम यहाँ पे आयोडो एल्केन फॉर्म करना चाहें तो अगर सेम ये रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, एस्टर फॉर्म हो जाता है बच्चा लोग। ये देखो 2RCOAg है प्लस I2 रिएक्शन होती है। अब देखो 2Ag और 2I मिलकर क्या फॉर्म करता है, 2AgI फॉर्म कर लेता है। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 2CO देख रहे हो, तो एक CO2 तो बाहर निकल गया यहाँ से और एक CO रह गया, तो बचा RCO और एक R बचा था RCO, और इस तरह एस्टर फॉर्म हो जाता है, और इस रिएक्शन को बर्नबाउम-सिमोनी रिएक्शन बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का हेलो एल्केन और हेलोइन, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, आते हैं।